टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अपने चैप्टर नंबर 2 चल रहा था दोस्तों, और 2 नंबर चैप्टर में हम बात कर रहे थे गाउस के नियम के अनुप्रयोग की। तो दोस्तों गाउस के नियम के अनुप्रयोग में हमने सबसे पहले किया था अपने पास में एक परत से संबंधित टॉपिक, यानी परत के द्वारा विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। दूसरा टॉपिक जो हमने किया था वो हमने किया था एक पट्टिका की वजह से, और इससे पहले जो हमने एक टॉपिक किया था वो अनंत रेखीय आवेश की वजह से किया था। तो 3 बैक टू बैक कंटिन्यू हमने टॉपिक गाउस के नियम के अनुप्रयोग के किए थे। और पिछले वीडियो से और उससे पिछले वीडियो से हमने, यानी कि वीडियो नंबर 11, 12 दोनों वीडियो के अंदर हमने बात की थी गोले से संबंधित विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, यानी गाउस के नियम के अनुप्रयोग की। जो अपना वीडियो नंबर 11 था उसके अंदर हमने बात की थी खोखले गोले से संबंधित, यानी कि जो गोलीय कोश होता है उससे संबंधित विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने की। और उसके बाद में जो हमने वीडियो बनाया था 12 नंबर वीडियो, उसके अंदर हमने बात की थी अपने पास में कोई भी एक चालक गोला है या ठोस गोला है तो उससे संबंधित विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से होगा, अंदर, सतह पर और बाहर स्थित बिंदु पर। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, गोले से संबंधित जब भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनता है तो इस टॉपिक से संबंधित संभावना बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं उसमें दोनों में कोई ज्यादा बड़ा अंतर है नहीं, उनके टॉपिकों में बिल्कुल बारीक यानी कि माइनर अंतर है। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथ भी है, थोड़ा सा बहुत अच्छा इंटरेस्टेड भी है, और इसमें काफी ऐसे एप्लीकेशन लागू होते हैं या काफी ऐसी चीजें लागू होती है जो हमारे बेसिक ज्ञान पर होती है। तो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं कि बच्चे का बेसिक ज्ञान कैसे है। तो उम्मीद करता हूं आप कंप्लीट इस वीडियो को देखोगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लेंथ बने, पर दोस्तों इस चीज का विशेष ध्यान रखना, इस वीडियो को मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो अपन चलते हैं आज के टॉपिक पर, गाउस के नियम से समरूप ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। दोस्तों हमने खोखले गोले से पढ़ा, चालक गोले से पढ़ा, और ये अपना टॉपिक है वो अचालक गोले से संबंधित है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, एक बार हम बाहर स्थित बिंदु पर देखेंगे, दूसरी बार हम अंदर स्थित बिंदु पर देखेंगे, और तीसरी बार सतह पर स्थित बिंदु पर देखेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कोई भी अपने पास में अचालक गोला है, उस अचालक गोले को जब हम आवेश देते हैं तो उस आवेश का क्या होता है। जैसे खोखले गोले को हम आवेश देते हैं तो कंप्लीट आवेश क्या होता है, उसकी सतह पर फैल जाता है। क्यों? क्योंकि खोखला गोला चालक गोला है। अब हम बात करते हैं अपने पास में केवल ठोस चालक गोले की। तो जब भी हम ठोस चालक गोले को कहीं पर भी उसकी सतह पर या अंदर कहीं पर भी यदि हम आवेश देते हैं तो वो आवेश क्या करता है, उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, यानी कि फैल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें चालन का क्या होता है, गुण होता है आवेशों का। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अचालक गोले की। तो दोस्तों अचालक गोले का मतलब ये हो गया, कोई भी अपने पास में रबर की बॉल है तो उस रबर की बॉल में जहां पर हम आवेश देंगे ना, आवेश उसी जगह पर या उसी स्थान पर वितरित रहेगा, यानी उसी स्थान पर रहेगा, यानी कि वो अपने आप नहीं फैलेगा जब तक हम उसको एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जाते हैं। अब दोस्तों अपने पास में जब बाहर वाले बिंदु पर हमें ज्ञात करने की प्रॉब्लम आती है या अपना जो क्वेश्चन है वो ऐसा होता है, तो हम ये देखते हैं कि हम सबसे पहले कोई भी एक अचालक गोला लेते हैं और उस अचालक गोले को हम आवेश देते हैं सभी जगह एक समान रूप से। आवेश हम देते हैं सभी जगह एक समान रूप से, फैलता नहीं है, ऑटोमेटिक वितरित नहीं होता है क्योंकि अचालक गोला है। तो बढ़ते हैं आगे कि माना कैपिटल आर त्रिज्या के अचालक गोले को स्मॉल क्यू आवेश दिया जाता है तो यह आवेश ठोस अचालक गोले में एक समान रूप से वितरित रहता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं यहाँ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं। यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि हमने जो आवेश दिया है वो एक समान रूप से वितरित करके दिया है, तो उसके अंदर किस प्रकार से रहता है, एक समान रूप से वितरित रहता है। अब हम बढ़ते हैं आगे कि गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए। दोस्तों डायग्राम को बड़े ध्यान से देखना, अपने पास में अचालक गोला है तो जहां पर हमने आवेश दिया है आवेश वहां पर रहेगा, कहने का मतलब ऑटोमेटिक वितरित नहीं होगा। तो हमने इस अचालक गोले को कंप्लीट आवेश दिया तो आवेश इसके अंदर भी रहेगा। क्यों? क्योंकि आवेश हमने दिया है, आवेश स्वतः चालित नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अचालक गोला है तो इसके अंदर भी आवेश उपस्थित रहता है। इसलिए ये टॉपिक है वो थोड़ा सा उन दोनों टॉपिकों से क्या बनता है, अलग बनता है और इंपॉर्टेंट भी बनता है। तो अब हमें क्या करना है कि ये अपने पास में अचालक गोला है और इस अचालक गोले का केंद्र है वो O है।
और इसकी त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। हमें क्या करना है, बाहर कोई एक बिंदु लेना है P, और इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी है, और फिर उसके बाद में हमें यहाँ पर एक अल्पांश लेना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक अल्पांश लिया है ds, और इस अल्पांश के क्षेत्रफल की जो हमेशा डायरेक्शन होती है वो उसके तल के क्या होती है, लंबवत होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसके डायरेक्शन हो जाएगी वो बाहर की ओर होगी, यानी तिरछी डायरेक्शन में होगी, और यहाँ पर जो आवेश रखा हुआ है ना, उस आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी तिरछे बाहर की ओर होगा, यानी कि E है वो बाहर की ओर है और ds है वो भी बाहर की ओर है। दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री यहाँ पर होगा। ऐसे ही पिछले 2 टॉपिकों में हमने किया था। अब हम बात करते हैं, ये जो पॉइंट है वो स्मॉल r दूरी पर है, तो स्मॉल r दूरी की त्रिज्या का हमने एक गाउसियन पृष्ठ की क्या कर ली, कल्पना कर ली। और गाउसियन पृष्ठ भी हमने वैसा ही लिया है जिस प्रकार का अपना पिंड है या जिस प्रकार का अपना जो आवेशित वस्तु है उसी प्रकार का, यानी गोलाकार। अब हम बात करते हैं आगे, इस अल्पांश की वजह से दोस्तों ये छोटा सा जो हमने अल्पांश लिया है इससे संबंधित फ्लक्स क्या होगा, यानी कि फ्लक्स होता है कि किसी भी बंद पृष्ठ में से निर्गत होने वाली विद्युत बलरेखा या फिर क्षेत्र रेखाओं की संख्या फ्लक्स कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने छोटा सा अल्पांश लिया, यहाँ से विद्युत बलरेखा आएगी, वो इसके अंदर से गुजरेगी, तो इससे संबंधित जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स होगा गाउस के नियम के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस का नियम ये कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश रखा हुआ है, टोटल आवेश और बटा के अंदर आप एप्सिलॉन नॉट यानी कि हवा या निर्वात की विद्युतशीलता कर दो, वो उससे निर्गत फ्लक्स के बराबर वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम जो काम में लेंगे वो सबसे पहले काम में लेंगे इसकी डेफिनेशन के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर अल्पांश है इसकी वजह से। तो इस गाउसियन पृष्ठ पर एक ds अल्पांश लेते हैं, इस अल्पांश से संबद्ध जो फ्लक्स होगा वो गाउस के नियमानुसार हम ये कह सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो वो होगा यहाँ पर d फाई E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र काम में आ रहा है और यहाँ पर अपने पास में क्षेत्रफल अल्पांश काम में आ रहा है। तो यहाँ पर d फाई क्योंकि अल्पांश है इस वजह से d फाई। जब हमें यहाँ पर संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से करना होगा दोस्तों, जब हम क्या करते हैं छोटी सी चीज से संबंधित कोई वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं और हमें कंप्लीट उससे संबंधित बड़े रूप में चाहिए, तो हम हमेशा क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही थ्योरी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर दोनों साइडों में हमने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर जो डी फाई है इसका क्या बन जाएगा, फाई बन जाएगा, यानी कि टोटल फ्लक्स अपने पास में बन जाएगा। और यहाँ पर जो अपने पास में E वेक्टर डॉट ds वेक्टर है ये डॉट प्रोडक्ट के रूप में। तो दोस्तों डॉट प्रोडक्ट में जब भी होता है तो अपने पास में यहाँ पर क्या आता है, कोस थीटा आता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, कोस थीटा, और थीटा की जगह हमने वैल्यू क्या लिखी, 0। किसके बीच का कोण है, E और ds के बीच का कोण है। तो कोस 0 की वैल्यू दोस्तों हमें पता है कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर जैसे हम 1 रखेंगे तो E ds आ जाएगा। इधर हमने देखा तो गाउस के नियम के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है कि भाई बंद पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश अपना कितना है। तो यहाँ पर जब हमने गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की है तो इसके अंदर जो टोटल आवेश है वो कितना है, Q है। तो मैंने यहाँ पर तो क्या लिख लिया, Q, और यहाँ पर बटा में क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो E यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर कहीं पर भी हम यदि इसके ऊपर अल्पांश लें तो वहां पर E की वैल्यू सभी जगह क्या रहेगी, समान रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि इसके सेंटर से ये दूरियां है ना, वो दूरियां समान है और आवेश का मान भी सभी के लिए क्या है, Q ही है। इस वजह से विद्युत क्षेत्र की वैल्यू समान रहेगी। तो हम इसको समाकलन से क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। अब समाकलन किसका बचा है, ds का। अब ds अपने पास में है क्या, ds यहाँ पर है दोस्तों अपने पास में इस अल्पांश का क्षेत्रफल, और इस अल्पांश के क्षेत्रफल को जब हमें कंप्लीट पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए तो कंप्लीट इस गाउसियन पृष्ठ का हमें क्या लेना होगा, क्षेत्रफल लेना होगा। और कंप्लीट इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो होगा 4 पाई r स्क्वायर। क्यों, क्योंकि गाउसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो कितनी है, स्मॉल r है। तो यहाँ पर भी हमें क्या यूज करना है, स्मॉल r ही यूज करना है दोस्तों। अब यहाँ से हम पक्षांतरण कर करके जैसे तैसे E की वैल्यू निकालते हैं तो आता है Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इस एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई को मैं एक साथ में लिख देता हूं ताकि ये अपना क्या बन जाए, K बन जाए। ऐसी हमारी हैबिट हो जाएगी, जब हम बार बार इसको लिखेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर तो Q है, नीचे क्या बच रहा है अपने पास में, r स्क्वायर। तो यहाँ पर ये तो बन जाएगा K बन गया Q अपॉन r स्क्वायर। ये होगी समीकरण नंबर 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ तक तो हमने चीजें काफी हद तक पिछले वीडियो में समझी है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आयतन आवेश घनत्व।
तो दोस्तों आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमने जब चैप्टर को शुरू किया था उस पहले ही वीडियो में या दूसरे वीडियो के अंदर हमने इसकी चर्चा की थी कि यदि हम किसी भी वस्तु को Q आवेश दे रहे हैं तो वो Q आवेश उस वस्तु के कंप्लीट आयतन में फैल जाता है। तो उस वस्तु के एकांक आयतन में या एक आयतन के अंदर कितना आवेश उसके हिस्से में आया वही उस वस्तु का क्या कहलाता है, आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। यानी कि Q अपॉन V, यानी कि V आयतन में टोटल आवेश कितना है Q, तो एकांक आयतन में कितना होगा Q अपॉन V। तो दोस्तों इसको हम लिखते हैं रो से। तो यहाँ पर ये क्या कहता है कि आयतन आवेश घनत्व रो बराबर क्या होगा, आवेश बटा आयतन, और आवेश तो यहाँ पर हमने कितना दिया है Q दिया है, और यहाँ पर अपने पास में टोटल आयतन कितना है जिसको हमने Q आवेश दिया है ना, उस वस्तु का आयतन चाहिए हमें। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, तो इसका जो गोले का आयतन है उसका सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। गोले के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर r भी कौन सा यूज करेंगे, कैपिटल R यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने आवेश किसको दिया है, कैपिटल R त्रिज्या के एक चालक गोले को दिया है। तो यहाँ पर अपने पास में कैपिटल R क्यूब। अब दोस्तों ये जो चीज बनी है ना वो बनी है रो के बराबर, और यहाँ पर रो अपने पास में क्या है, आयतन आवेश घनत्व। हमें क्या चाहिए, Q चाहिए। तो हम जैसे जैसे भी Q लाएंगे तो इस वाले पद को हम क्या कर देंगे, रो की साइड में भेज देंगे। जैसे ही ये रो की साइड में जाएगा तो अपने पास में क्या आएगा, Q बराबर 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। ये वैल्यू किसकी बन रही है दोस्तों, समीकरण 2 के अंदर ये वैल्यू बन रही है Q की। तो क्यों ना इस Q की वैल्यू को उठा करके हम समीकरण 1 में जहां पर Q है वहां पर रख दें। यानी कि समीकरण 1 जो बनी है वो अपना एक सिंपल फॉर्मूला है, और जो समीकरण 2 बनी है उसके अंदर अपने पास में Q की वैल्यू आई है किसके रूप में, आयतन आवेश घनत्व के रूप में। यदि हमें ये विद्युत क्षेत्र घनत्व के रूप में फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि अपने पास में न्यूमेरिकल में कहीं आ गया कि आयतन आवेश घनत्व इतना है तो बताइए गोले से संबंधित विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो वहां पर हमारा ये फॉर्मूला काम में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अपने पास में यहाँ पर क्या नहीं है, आयतन आवेश घनत्व नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, ये Q की जो वैल्यू आ रही है समीकरण 2 में, इसको उठा करके इसकी Q की जगह पुट अप कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, E K की जगह K है ही, और Q की जगह हमने कंप्लीट ये वैल्यू यहाँ से उठा करके लिख दी, और बटा में क्या आ रहा है यहाँ पर R स्क्वायर, जैसा है वैसा का वैसा ही मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब दोस्तों यदि हम ध्यान से इसको देखें तो 4/3 एक डिजिट है, इसको मैं पहले लिख सकता हूं। तो यहाँ पर 4/3, फिर इसके बाद में पाई, और फिर यहाँ पर देखो दोस्तों K आ रहा है, और यहाँ पर r क्यूब आ रहा है, यहाँ पर रो आ रहा है, यहाँ पर r स्क्वायर आ रहा है। मैंने तो यहाँ तक ला करके इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अब नीचे लिखूंगा तो दिखाई नहीं देगा। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर K की वैल्यू लिखनी है, और K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख करके इसको सोल्व करोगे तो एक तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से सुनना, एक यहाँ पर क्या कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, और बट्टा के अंदर ये 3 बचेगा, और यहाँ पर जो r स्क्वायर आ रहा है ये r स्क्वायर और r क्यूब, इसको अलग लिख दो, ऊपर वाला कैपिटल R क्यूब, नीचे वाला स्मॉल r स्क्वायर, तो इनको अलग लिख दो। बाकी जो फॉर्मूला बनेगा वो भी एक अपना परफेक्ट फॉर्मूला होगा, जो किसके रूप में होगा, आयतन आवेश घनत्व के रूप में होगा। यहां तक तो बात हुई दोस्तों अपने पास में 2 फॉर्मूले की। अब क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा इसकी हमने थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि ये पार्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं उस समय हमारे दिमाग में यही चीज आती है कि सर क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा। तो क्वेश्चन जो पुटअप होगा वो ऐसे पुटअप होगा कि अपने पास में न्यूमेरिकल रूप में देखा जाए तो न्यूमेरिकल रूप में अपने पास में 2 प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन है वो बनते हैं कि किसी अचालक गोले को हम इतना आवेश देते हैं तो उस गोले के केंद्र से या उस गोले से अपने पास में इतनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो अपने पास में Q भी है और यहाँ पर R भी है, यानी कि दूरी भी है उसके सेंटर से। तो दोस्तों कोई समस्या नहीं होगी, सीधा यहाँ पर वैल्यू पुटअप करना है, सोल्व करना है। दूसरा जो अपना यहाँ पर क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो ये बनता है कि किसी अचालक गोले का आयतन इतना है, हमें ये कह दे कि किसी अचालक गोले का आयतन इतना है, यानी कि हमें ये दे दिया कि उसका आयतन है वो 20 है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें ये बोल दे कि उसका आयतन इतना है और आप उसको दिया गया जो आवेश है वो मान लो 10 कूलाम है। तो बताइए कि उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी।
तो दोस्तों यहाँ पर आयतन भी दिया हुआ है, आवेश भी दिया हुआ है, तो आयतन और आवेश दोनों की सहायता से हम क्या बना सकते हैं, आयतन आवेश घनत्व बना सकते हैं, यानी रो बना सकते हैं। जैसे ही अपना रो बन जाएगा तो ये रो वाला फॉर्मूला वहां पर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, या रो वाला फॉर्मूला है वो लग जाएगा। वैसे मैं करवाऊंगा न्यूमेरिकल तो और ज्यादा चीजें समझ में आ जाएगी। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पर। उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ ग्राफ की। तो ग्राफ कैसे बनेगा दोस्तों, यहाँ पर ई और आर के बीच में यदि हमें ग्राफ बनाना है, किस किस के बीच में, ई और आर के बीच में ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नियम का पालन हो रहा है। और जब भी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नियम का पालन होता है तो आपको पता है ग्राफ किस प्रकार से बनता है, ऐसे गिरता हुआ ग्राफ बनता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर अच्छे से बनाया है। और वैसे इसमें भी आपको समझा देता हूं, यहाँ पर जो ये ग्राफ बन रहा है ना, ये ग्राफ किसका बन रहा है, इसका बाहर वाली सतह का, यानी कि स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से। कैपिटल आर का मतलब गोले की त्रिज्या और उससे ज्यादा दूरी, यानी कि बाहर वाला बिंदु। तो बाहर वाले बिंदु पर ग्राफ है वो इस प्रकार से बनेगा, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे बिंदु क्षेत्र की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर दोस्तों, कि जब बिंदु अचालक गोले के अंदर स्थित हो, यानी कि अपने पास में अचालक गोला है और उसके अंदर कोई बिंदु स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये दोस्तों, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। लगातार 2011 से लेकर के 2020 तक कम से कम ये टॉपिक है वो 4 या 5 बार पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बनता है दोस्तों। यहां पर बात करते हैं, माना कैपिटल आर त्रिज्या के अचालक गोले को स्मॉल क्यू आवेश दिया जाता है, तो ये आवेश ठोस गोले की सतह पर एक समान रूप से रहता है, एक समान रूप से रहता है। ये नहीं कह रहा हूं कि एक समान रूप से फैल जाता है, क्योंकि अचालक गोला है ऑटोमेटिक नहीं फैलेगा, जहां दिया है वही रहेगा। अब आगे हम बात करते हैं, गोले के केंद्र O से स्मॉल आर दूरी पर गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। जब हमें विद्युत क्षेत्र की अंदर वाले बिंदु पर गणना करनी है तो वहां पर देखो दोस्तों, ये अपने पास में डायग्राम है, इसके अंदर ये अपने पास में कैपिटल आर त्रिज्या का पूरा गोला है। क्या है, कैपिटल आर त्रिज्या का अपने पास में कंप्लीट गोला है, और हमें यहाँ पर अंदर स्थित कोई बिंदु है जो आर दूरी पर है, यानी स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या करनी पड़ेगी, स्मॉल आर त्रिज्या के एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी, जो कि गोलाकार गाउसियन पृष्ठ होगा। अब ये क्या कहता है कि इस गाउसियन पृष्ठ के ऊपर हमने क्या ले लिया, एक अल्पांश ले लिया छोटा सा, और इस अल्पांश के अंदर हम बात करते हैं तो इस गाउसियन पृष्ठ पर एक अल्पांश ds हम लेते हैं। इस अल्पांश से संबंध जो फ्लक्स होगा वो गाउस के नियमानुसार क्या होगा, d फाई बराबर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। दोस्तों अल्पांश से संबंधित छोटा फ्लक्स तो d फाई से लिख दिया, और संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ हमें ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि इसका समाकलन हमें करना होगा। अब यहाँ पर जैसे हम समाकलन दोनों साइड में करते हैं तो यहाँ पर तो आ जाएगा फाई, और यहाँ पर दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पर क्या आएगा, कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर भी क्या बन रही है, 0 डिग्री। सभी में थीटा की वैल्यू 0 रहेगी। अब कैसे रहेगी वो मैंने बहुत अच्छे से आपको पहले समझा दिया है। अब यहाँ पर cos 0 की वैल्यू होगी 1, तो आ गया E ds, यानी E ds। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है इस टॉपिक का सॉरी, जो कि क्या करता है, हमें दूसरे टॉपिक से बहुत ज्यादा अलग बनाता है इसको। यहाँ पर ये कह रहा है कि फ्लक्स क्या होगा गाउस के नियम से। तो दोस्तों गाउस के नियम से जो फ्लक्स होगा वो बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित टोटल आवेश बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हमने गाउसियन पृष्ठ माना है, तो इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश कितना है, ये वाला जो आवेश है ना बाहर वाला, ये आवेश कोई काम का नहीं है, जबकि हमने इस कंप्लीट गोले को टोटल आवेश कितना दिया है, क्यू आवेश दिया है। टोटल आवेश तो हमने कितना दिया है, क्यू आवेश। पर हमें यह कैसे पता चलेगा कि इस जो हमने गाउसियन पृष्ठ लिया ना, इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश कितना है, बाहर वाला आवेश इसके लिए कोई काम नहीं आएगा। तो अंदर वाला आवेश हमें नहीं पता है कितना है, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं क्यू डैश। क्या मान लेते हैं, क्यू डैश। ध्यान से देखना दोस्तों, अच्छे से लिखा हुआ है क्यू डैश। ये हमने मान लिया कि इसके अंदर आवेश कितना है, क्यू डैश आवेश है। अब दोस्तों हम एक बात करते हैं कि यहाँ पर हम क्यू डैश लिख लेते हैं और बट्टा में एप्सिलॉन नॉट एजीटी, जैसे हम पहले करते आए वैसे ही हम करते जाएंगे। यहाँ पर ई डीएस, और ई को यदि मैं बाहर ले लूं तो बन जाएगा ई इंटीग्रेशन डीएस। अब यहाँ पर क्या होगा, क्यू डैश बटा एप्सिलॉन नॉट, ई की जगह ई है ही, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए,
गाउसियन पृष्ठ का कंप्लीट पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए और गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है r। तो यहां पर दोस्तों क्या आएगा अपने पास में 4 पाई r स्क्वायर, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब यहां से आपको दोस्तों क्या करना है, इन दोनों पदों से हमें e की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पक्षांतरण करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको पक्षांतरण करूंगा तो यहाँ पर 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट ये तो मिलकर के क्या बन जाएंगे k, और बटा में क्या बचेगा, ये r स्क्वायर जो यहाँ आएगा ना वो यहाँ पर बच जाएगा, और q डैश की जगह क्या आ रहा है, q डैश आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वापस एक बार देख लो, हमें करना क्या है, इसकी जगह q डैश लिखना है, क्योंकि जो गाउसियन पृष्ठ है उसके अंदर कितना आवेश है हमें नहीं पता है। हमने q डैश बटा में एप्सिलॉन नॉट लिख लिया, बाकी एजीटी जैसे हम चलते थे वैसे ही है, और यहाँ पर भी q डैश आ गया। अब हमारी यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हम q डैश कैसे ज्ञात करेंगे। तो बहुत ही इजी और सिंपल तरीका दोस्तों q डैश ज्ञात करने का, इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। अगला जो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा वो है q डैश की गणना। कई बार दोस्तों बोर्ड एग्जाम में ये सिंगल टॉपिक पूछा गया है, कई बार ये सिंगल टॉपिक पूछा गया है, तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखना। और ये इंपॉर्टेंट इसी वजह से बनता है कि यहाँ पर q डैश आता है, फिर हम q डैश की वैल्यू ज्ञात करते हैं। अब देखो दोस्तों, हमने यहाँ पर जो ये q आवेश दिया है ना, ये q आवेश किसको दिया है हमने, ये q आवेश हमने इस गोले को दिया है कंप्लीट, और इस गोले का जो आयतन है ना वो कितना है, गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो हमने जो यहाँ पर ये आवेश है ना, ये आवेश गोले के किस आयतन में दिया है, 4/3 पाई r क्यूब में दिया है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूं क्या, कि 4/3 पाई r क्यूब आयतन में आवेश कितना है, q आवेश है, यानी इतने आयतन में टोटल आवेश कितना है, इस कंप्लीट आयतन में q आवेश है। तो दोस्तों एकांक आयतन में आवेश कितना होगा, जब हम a का ज्ञात करते हैं ना तो इसका हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बन गया, q/4/3 पाई r क्यूब। ये तो आ गया एकांक, यानी कि एक आयतन का अपने पास में आ गया। दोस्तों जिनको बिल्कुल इस बारे में थोड़ा बहुत भी ध्यान नहीं है तो उसके लिए मैं बता देता हूं, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अपने पास में 20 रुपए के अंदर 40 केले आते हैं। 20 रुपए में कितने केले आ रहे हैं, 40 केले आ रहे हैं, तो 1 रुपए में कितना आएगा, यानी कि हम 20 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे किसमें, 40 में, और जैसे ही भाग गया 1 की वैल्यू आ गई। अब हमें ये पूछ रहे कि 5 केले हैं, उनका मूल्य क्या होगा, या फिर हमें ये कह दे कि 10 रुपए में कितने केले आएंगे, तो हमें 10 से क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वापस आओ। इतने आयतन में आवेश है q, एकांक आयतन में आवेश होगा q बटा 4/3 पाई r क्यूब। हमें कितने में चाहिए दोस्तों, हमें कितने आयतन में चाहिए, इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है, तो इसका आयतन कितना बनेगा, 4/3 पाई r स्मॉल r क्यूब, पाई स्मॉल r क्यूब। आयतन में आवेश कितना होगा, तो a का हमें पता है कितना है, इतना, तो हमें ज्यादा का चाहिए, तो ज्यादा से हम इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और जो ये वैल्यू बनेगी ना वही अपनी क्या है, q डैश है। क्यों, क्योंकि हमने ये माना था कि इसके अंदर जो आवेश है वो कितना है, q डैश है, और हम यहाँ पर क्या ज्ञात कर रहे हैं, इसके अंदर ही आवेश ज्ञात कर रहे हैं, तो वो होगा q डैश, और q डैश की वैल्यू यहाँ से बनेगी। अब यहाँ पर हम देखें तो 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पर आएगा q और यहाँ पर आएगा r की क्यूब बटा कैपिटल R की क्यूब। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, q डैश बराबर q स्मॉल r की क्यूब बटा कैपिटल R की क्यूब। समीकरण नंबर कितनी बन गई दोस्तों, 5। अब हम बात करते हैं, ये अपने पास में समीकरण नंबर 4 थी, जिसमें हमें क्या करना था, q डैश का मान पुटअप करना था, और यहाँ पर अपने पास में समीकरण 5 में क्या आ गया, q डैश आ गया। ये वैल्यू उठा करके हम इसकी जगह पुटअप करेंगे, तो यहाँ पर e, यहाँ पर क्या आ रहा है देखो दोस्तों, k की जगह k, फिर हमें q डैश की वैल्यू पुटअप करनी है, तो q डैश की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, q, तो q, और यहाँ पर r की पावर 3 अपॉन कैपिटल R की पावर 3 दोनों लिख दी, और बट्टा में यहाँ पर क्या बच रहा है दोस्तों, r स्क्वायर, मैंने r स्क्वायर लिख दिया। अब इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिखा सही तरीके से, तो स्मॉल r की स्क्वायर और यहाँ पर है स्मॉल r की क्यूब, तो 2r से, यानी कि r की 2 घात से 2 घात कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर r की 1 घात बचेगी, मैंने यहाँ पर लिख दी, kq की जगह kq लिख दिया, r क्यूब की जगह मैंने r क्यूब लिख दिया। बहुत अच्छे से समझना है इसको। तो यहाँ पर अपने पास में वैल्यू क्या बनी है, kq, यहाँ पर कैपिटल R की क्यूब, और इनटू में क्या आ रहा है, स्मॉल r। अब दोस्तों ये तो हमारे पास में जो समीकरण 6 आई है, ये वो पद है
जिसके द्वारा हम किसी अचालक गोले के अंदर उपस्थित बिंदु पर क्या ज्ञात कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक चीज हमें समझने लायक है दोस्तों, वो ये है कि यहाँ पर E और इस R के बीच में जो रिलेशन है ना, वो समानुपाती रिलेशन है। कैसा रिलेशन है दोस्तों, समानुपाती रिलेशन है। और समानुपाती रिलेशन होने के कारण जैसे जैसे स्मॉल r की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा दोस्तों, यदि हम यहां पर पॉइंट लेते हैं तो विद्युत क्षेत्र थोड़ा सा कम होगा, यहां पर पॉइंट लेंगे तो विद्युत क्षेत्र थोड़ा सा ज्यादा होगा, यहां पर पॉइंट लेंगे तो विद्युत क्षेत्र और ज्यादा होगा, यहां पर पॉइंट लेंगे तो और ज्यादा, और जैसे जैसे हम यहां पर पहुंचेंगे सतह पर, तो सतह पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी अचालक गोले के केंद्र से उसकी सतह तक हम जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू होती है वो लगातार क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब देखो दोस्तों, यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो कंपटीशन एग्जाम है उसके अंदर कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसी अचालक गोले की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, बड़े ध्यान से सुनना, किसी अचालक गोले की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उस गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू है वो 5 है, तो बताइए 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या होगी। अब आपको 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको यह समझना है कि हमें जिस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है उससे यदि वो पॉइंट आगे है तो श्योर है कि विद्युत क्षेत्र की वैल्यू उससे भी ज्यादा होगी। तो हमारे पास में 4 ऑप्शन में कई बार ऐसा होता है, एक ऑप्शन ज्यादा वाला देता है, 3 ऑप्शन कम वाला देता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें यहां पर स्थित विद्युत क्षेत्र दे रखा है कि इतना होगा और हमें यहां पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पूछा है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्तों कि यहां से विद्युत क्षेत्र का मान यहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा, अधिक होगा। तो इसके अंदर हमें कैलकुलेशन करने की कई बार जरूरत ही नहीं पड़ती है। कंपटीशन एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पुट अप होते हैं, बड़े ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं इसका जो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ बनेगा ये अंदर वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये सतह से लेकर के इसके केंद्र तक जो विद्युत क्षेत्र होगा, जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे E की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। दोस्तों यहां पर है ना, ये जो लाइन मैंने बनाई है ये लाइन है विद्युत क्षेत्र की, यानी ऊपर की ओर क्या बता रहा है, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है। जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की वैल्यू भी क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। अब दोस्तों सतह पर जाकर के ये क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, और जैसे ही सतह के बाहर वाले पॉइंट की हम बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू वापस लगातार क्या होती रहेगी, गिरती रहेगी। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी आगे, सेम यही पॉइंट जो हमने इधर किया है आयतन घनत्व वाला, उसी की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। यहां पर जो ये Q है ना, इस Q की जगह यदि यहां से ये वैल्यू रख दी जाए जो हमने यहां पर Q की निकाली थी, ये वैल्यू यदि उठा करके यहां पर पुट अप कर दी जाए इस Q की जगह, तो अपने पास में जो वैल्यू बनेगी वो दोस्तों ये बनेगी, यानी कि घनत्व के रूप में। मैंने आपको पहले भी बताया था, वहां पर भी 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, यहां पर भी 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे, एक तो हमें ये कहते हैं कि किसी अचालक गोले के को इतना आवेश दिया गया है, उस गोले के केंद्र से इतनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, और हमें ये पता हो कि उस गोले की त्रिज्या कितनी है, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमें जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो गोले के बाहर है या फिर अंदर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो इस पर हो गया। दूसरा क्वेश्चन होता है अपने पास में आयतन घनत्व पर। हमारे पास में ये क्वेश्चन आ जाए कि किसी अचालक गोले का आयतन आवेश घनत्व इतना है और उस गोले की त्रिज्या इतनी है, तो आप बताइए कि उसको दिया गया आवेश इतना होने के बाद उसके सेंटर से इतनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो वहां पर दोस्तों हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि यदि आयतन आवेश घनत्व दिया हुआ है तो हमें आयतन आवेश घनत्व वाला पद ही यूज करना है, किसमें, वी नवगेट में। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, यहां तक कंप्लीट हो गया समीकरण 7 तक। इसके बाद में अपने पास में तीसरा पॉइंट बचता है, वो है जब बिंदु अचालक गोले की सतह पर स्थित हो, यानी कि स्मॉल r बराबर कैपिटल R। माना कैपिटल R त्रिज्या के अचालक गोले को स्मॉल q आवेश दिया जाता है और ये आवेश ठोस गोले की सतह पर एक समान रूप से वितरित रहता है। गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर गोले की सतह पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए या ज्ञात करने के लिए हमें स्मॉल r त्रिज्या के एक गाउसियन पृष्ठ की क्या करनी होगी, कल्पना करनी होगी, जबकि वो स्मॉल r त्रिज्या है वो कैपिटल R के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी सतह वाला पॉइंट हमने बनता है। तो ये क्या बोलता है, यहां पर हमने क्या कर लिया,
एक अपने पास में गोला ले लिया, ये अपने पास में चालक गोला है, और इसको जैसे ही हम आवेश देंगे तो इसको दिया गया आवेश है वो इसकी सतह के अंदर सभी जगह उपस्थित रहेगा इस प्रकार से। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसकी सतह पर ही विद्युत क्षेत्र की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सतह पर ज्ञात करनी है तो हमें गाउसियन पृष्ठ भी उसी त्रिज्या का लेना होगा। तो यहाँ पर स्मॉल r कैपिटल R क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, और अपना गाउसियन पृष्ठ है वो भी इसी के ऊपर ही इस प्रकार से बना हुआ होगा। अब हम यहाँ पर एक अल्पांश लेते हैं और उस अल्पांश के क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की दिशा देखते हैं, तो दोनों की सेम डायरेक्शन प्राप्त होती है और दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अल्पांश से संबंधित जो फ्लक्स होगा वो होगा d फाई बराबर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित चाहिए तो दोनों साइडों में हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे इसका, और समाकलन करने के बाद में यहाँ पर क्या बनेगा फाई, और यहाँ पर दोनों के बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आएगा cos 0, वहां पर 0 है अपने पास में, कौन cos 0 की वैल्यू हो गई 1, यहाँ पर इंटीग्रेशन यहाँ पर e ds 1 होने की वजह से। अब यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों अपने पास में अब की बार जो गाउसियन पृष्ठ है ना वो उसकी सतह पर ही है, तो इसका मतलब उसके अंदर जो आवेश है वो टोटल आवेश कितना है, q आवेश है, टोटल आवेश कितना है, q आवेश है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर समाकलन e ds। अब e तो आ जाएगा बाहर क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या रहेगी, समान, यहाँ पर ds। अब ds का मान रखेंगे तो अब की बार स्मॉल r और कैपिटल R बराबर होने की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर। तो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, यहाँ से e की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा ठीक लिखा तो e बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन R स्क्वायर, और ये अपने पास में वैल्यू किसकी बन जाएगी दोस्तों, k की वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पर हो गया e k q अपॉन R स्क्वायर। यदि मैं इसको सदिश रूप में लिखना चाहूं तो इधर वेक्टर लगाऊंगा तो इधर अपने पास में स्मॉल r नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे r कैप, यानी कि एकांक सदिश। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको समीकरण नंबर 8 देते हैं क्योंकि ये अपने काम में आएगी। तो वापस वही पॉइंट करते हैं, आयतन आवेश घनत्व वाला। तो आयतन आवेश घनत्व रो बराबर क्या होता है, आवेश बटा आयतन। तो आवेश तो कितना है q, और आयतन अपने पास में कितना है 4/3 पाई r क्यूब। अब यहां से देखा जाए तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, q की निकालनी है। तो 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, और ये q की वैल्यू उठा करके हमें पुट अप करनी है समीकरण नंबर 8 में। तो यहाँ पर दोस्तों क्या कहता है, फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9। तो यहाँ पर दोनों समीकरणों से क्या होगा, ये q की वैल्यू उठा करके इसकी जगह पुट अप करेंगे तो k तो अपनी जगह आ गया, कोष्टक के अंदर कंप्लीट मैंने q की वैल्यू लिख दी, और ये बटा में क्या आ रहा है, कैपिटल R स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर कैपिटल R क्यूब और यहाँ पर कैपिटल R स्क्वायर, तो दो घात से दो घात क्या हो जाएगी, कैंसिल, बचेगी क्या, केवल एक कैपिटल R बचेगा, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर k की वैल्यू लिखें तो k की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल 3, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट बचेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और रो अपने पास में बचेगा, यानी कि आप आराम से करोगे तो इजीली ये पद अपने पास में बच जाएगा। ये हो गई समीकरण नंबर 10। दोस्तों पूरे कंप्लीट टॉपिक में अपने पास में 10 समीकरण बनी है, और ये जो 10 की 10 समीकरण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल की दृष्टि से और अपने कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी। तो उम्मीद करता हूं काफी हद तक समझ में आया होगा। एक बार मैं वापस ग्राफ पर आ जाता हूं क्योंकि कई बार ग्राफ पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों हमने सबसे पहले यहाँ पर ग्राफ में यहाँ पर लिखा है 0, यानी कि इस बिंदु को मैंने ऊपर गोला भी बनाया है जिसे आप इजीली समझ में आ जाए। ये अपने पास में 0 पॉइंट है। जैसे ही हम इसके सेंटर से आगे बढ़ेंगे तो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू लगातार बढ़ेगी। ये चीज हमें कौन बता रहा है, ये चीज बता रहा है हमें अंदर स्थित बिंदु वाला जो अपने पास में फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला ये मान लो, या फिर इसी से समझ लो आप, q डैश की वैल्यू रखने के बाद में जो अपने पास में बना है इसी से, या फिर बहुत इजी वे में समझो तो इससे आप समझ सकते हो, क्योंकि r की वैल्यू बढ़ेगी तो e की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अब इसके बाद में जैसे हम सतह पर गए तो सतह पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू हो जाती है kq अपॉन r स्क्वायर, यानी कि kq अपॉन r स्क्वायर, यानी कि मैक्सिमम अधिकतम वैल्यू होती है यहाँ पर। इसके बाद में जैसे ही सतह से हम पार गए हैं आगे, यानी कि इस पार वाले पॉइंट ऊपर जैसे ही हम आएंगे तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो इस वजह से ग्राफ है वो इस प्रकार से बनेगा। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना दोस्तों, ये जो लिखे हुए ग्रेटर देन और लेस देन जो है इसका विशेष ध्यान रखना।
और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपका एक टॉपिक समझ में आया होगा और इसी प्रकार से आप लगातार कंटिन्यू मेरे साथ बने रहोगे। ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाना है। थैंक यू, जय हिंद। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लेना।